पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग को कुछ बदमाश लोगों ने पकड़कर कैद कर लिया था। वो लोग समझ रहे थे कि ये कोई मामूली इंसान है तो इसको आराम से टॉर्चर कर सकते हैं, लेकिन जब वांग को थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है कि वो वहां पर सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट कर चुका था, इस वजह से थोड़ी थोड़ी उसकी पावर जागने लग जाती है और उतनी ही पावर काफी थी उन बदमाशों को उनकी औकात दिखाने के लिए। तो वांग बहुत ही ब्रूटल तरीके से सारे के सारे बदमाशों को जान से मार देता है जिसने भी उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया था। वांग यहाँ पर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को जमा करके खुद की पावर को दोबारा से रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, जो काम इतना इजी तो नहीं होगा। वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्सॉर्ब कर जाता है। अब उसको दूसरी जगह चाहिए थी खुद को दोबारा से रिकवर करने के लिए, तो वो वहां के लिए निकल चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी जायंट डीमन क्लान के एंसेस्टर को देखते हैं जो सुनटाई का जो डीमन बच्चा था उससे भागते हुए अपने सेक्ट में वापस आ चुका था। वहां पर आने के बाद उसको एक दूसरा बंदा दिखाई देता है जो उससे पूछता है कि क्यों, क्या हुआ भाई, तुम घबराए हुए लग रहे हो, सब ठीक तो है? तो वो एंसेस्टर सीधा उस बंदे के ऊपर ही हमला करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अपनी बॉडी मुझे दे दे, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। इसके बाद तो उसने दूसरे वाले बंदे के अंदर ही अपनी सोल को डाल लिया था। उसकी ओरिजिनल बॉडी उस डीमन बच्चे की वजह से खत्म हो चुकी थी, तो उसकी अब नई बॉडी उसको मिल चुकी थी। वो भड़का हुआ होता है कि डीमन चाइल्ड अगर मुझे दोबारा कभी जिंदगी में मिला ना तो जान से मार दूंगा उसको, ऐसी बुरी मौत मारूंगा कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता। उसी की वजह से वो वांग भी मेरे चंगुल से बचकर भाग गया, लेकिन मेरी सोल अभी भी उतनी ज्यादा पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, उसको और ज्यादा पावर की जरूरत है। तो वो वहाँ पर कुछ पिल वगैरह की मदद से अपनी सोल को भी रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। वो उसी इमॉर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जो उसने वांग से चुरा कर भाग ले आया था। वो कहता है कि अपनी जान की बाजी लगाकर मैं वांग को मारने गया था, लेकिन वो तो नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से ये इमॉर्टल स्वॉर्ड ही मिली है। न जाने ये किस तरह की मेरे काम आएगी, लेकिन जो भी मिला है मैं इसको तो टेस्ट करके रहूंगा कि मेरे हाथ क्या लगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड के अंदर वो जो सोल रहती है उसको बाहर निकाल लेता है। उससे कहता है कि चल फटाफट से बाहर आ जा, मुझे पता है कि तू ये अंदर छुप कर बैठा है जो स्वॉर्ड को कंट्रोल करता है। तो सोल जल्दी से बाहर निकल कर आता है और वो यहाँ पर उस एंसेस्टर से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस आप मेरी जान बख्श दीजिए, मुझ पे उस तरह का टॉर्चर ना कीजिए जैसा कि वांग मेरे पर किया करता था। उसने भी मुझे बहुत परेशान करके रखा, मैं तो खुद उसकी चुंगल से भागना चाहता था। ये सुनकर वो एंसेस्टर भी हैरान हो जाते कि अरे वाह, ये तो अच्छी बात हो गई, ये तो पहले से ही वांग से नफरत करता है, तो ये आसानी से मेरी बातें मानने लगेगा। वो सोल से पूछता है कि तुम बताओगे कि तुम कौन हो? तो वो यहाँ पर अपनी तारीफें करने लगता है कि मैं तो इतना ज्यादा पावरफुल सोल हूँ, बहुत मेरे पास पावर है। नहीं, लेकिन आपसे ज्यादा पावर नहीं है मेरे पास, आप तो मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। आप जैसा कहेंगे सरकार, मैं आपके लिए वो करने को तैयार हूँ, बस आप मेरी जान बख्श देना और मैं आपकी बातें मानता रहूंगा। एंसेस्टर यहाँ पर स्वॉर्ड को और उस सोल को देख कर कह रहा था कि बड़ी अजीब बात है, मैंने इस तरह की स्वॉर्ड कभी पहले नहीं देखी थी जिसके अंदर एक जीती जागती सोल मौजूद हो। बहुत ही रेयर चीज है ये दोनों के दोनों जो मेरे हाथ लगी है। चलो वांग नहीं आया तो क्या हुआ, कुछ तो कमाल का हाथ लगा मेरे। वो सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सोल के ऊपर अटैक कर देता, उसको कैद करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसकी लॉयल्टी चेक कर सके कि ये सोल जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है या नहीं कह रहा है। वो सोल से कहता है कि अगर तुझे अपनी वफादारी दिखानी है ना तो आज से मैं जो कहूंगा तुझे वही कहना है और वही करना भी है। बिल्कुल तू मेरे एक गुलाम की तरह रहेगा, मैं तुझे अच्छे से ट्रीट करूंगा लेकिन तू रहेगा मेरा गुलाम ही। लेकिन जिस दिन तूने गद्दारी करने की कोशिश की उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो सोल कहता है कि नहीं सरकार, मैं कभी भी गद्दारी नहीं करूंगा, जब भी मैं गद्दारी किया ना तो आप मुझे जान से मार देना, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर वो जो एंसेस्टर था वो सोल को दोबारा से स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है। अब वो कह रहा था कि अब हम दोनों जाएंगे और उस वांग को ढूंढकर उसकी जान ले लेंगे, तू मेरा साथ देना, हम मिलकर वांग को खत्म कर देंगे, इससे तू भी खुश और मैं भी खुश। इसके बाद वो वहां से बाहर निकल चुका था, लेकिन सोल तो अंदर अंदर से ये कह रहा होता है कि वांग जल्दी से मुझे आकर बचा लो, ये बुड्ढा न जाने मेरी क्या हालत करेगा, मुझे तो अब सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही भरोसा है, तुम पक्का आकर मुझे बचा लोगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो वहीं हम वांग को देखते हैं जिसको सामने एक सेक्ट दिखाई दिया था और उस सेक्ट का नाम था सोल रिफाइनिंग सेक्ट। तो वहीं के गेट पर वो आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैंने इस सेक्ट के बारे में सुना है, इसको बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस सेक्ट कहा जाता है, बिल्कुल दुनिया से छुपा हुआ था, हाल ही में इसको डिस्कवर किया गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बस एक बार एंट्री मिल जाए ना तो यहाँ पर हर एक डिसाइपल को गुफा दी जाती है जो कि स्पिरिचुअल पावर से भरी हुई होती है और वहां जाकर डिसाइपल आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मुझे भी यहाँ पर जाकर एडमिशन ले लेना चाहिए एक डिसाइपल की तरह, ताकि मुझे भी गुफा मिले और मैं भी अपनी कल्टीवेशन कर सकूं। वांग ने थोड़ा अपना लुक चेंज कर लिया था ताकि वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान लगे, लाके ऐसा लगे कि वो पहले से ही कोई पावरफुल कल्टीवेटर है। लेकिन तभी वहां पर एक जोरदार आवाज आती है जो कह रही थी कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो हमारे सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर खड़े हो जा और एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। इसके बाद वहां पर एक एल्डर पहुंच जाता है जो कि सोल रिफाइनिंग सेट का ही एल्डर लग रहा
रहा था। उसको देखकर वांग यहाँ पर उसे ग्रीड करते हुए कहता है कि सीनियर, मैं ना एक नॉर्मल सा डिसाइपल हूँ जो आपके सोल रिफाइनिंग सेट को ज्वाइन करना चाहता है, तो प्लीज मेरा यहाँ पर एडमिशन करवा दीजिए। तो एल्डर कहता है कि जरा तू मुझे बताएगा कि तू पहले कहाँ ट्रेनिंग लिया करता था, किस सेक्ट से आया है तू? तो वांग कहता है कि मैं कहीं से नहीं आया, मैंने तो खुद के दम पर थोड़ी बहुत कल्टीवेशन सीखी है और आगे की कल्टीवेशन कंटिन्यू रखने के लिए आपका सेक्ट ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन वो टकलू एल्डर कहता है कि खुद से कल्टीवेशन सीखी है और फाउंडेशन लेवल को अचीव कर लिया, कुछ गड़बड़ी बात तो नहीं है ना? ये कोई नॉर्मल कल्टीवेटर खुद की प्रैक्टिस से फाउंडेशन लेवल को कैसे अचीव कर सकता है? लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर का एडमिशन ना इस साल के लिए अब पूरा हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट ईयर आना पड़ेगा अगर एडमिशन चाहिए तो। ये सुनकर वांग समझ जाता है कि इसको कुछ न कुछ तो रिश्वत देनी पड़ेगी, तो अपने पास एक फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाल कर उस एल्डर को देते हुए कहता है कि ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट आप अपने पास रखिए, मुझे एक बार ना ये रास्ते में मिली थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, शायद यहाँ आपके काम आ जाए, तो आप मेरी तरफ से इसको रख लीजिए और इसके बदले मेरा एडमिशन करवा दीजिए। जो चीज देखकर टकलू एल्डर एकदम हैरान रह चुका था कि ये फ्लाइंग स्वॉर्ड इस लड़के के पास कैसे आई, ये तो बड़ी कमाल की फ्लाइंग स्वॉर्ड है। वो एल्डर यहाँ पर वांग से कहता है कि सच सच बताओ तो मैं ये स्वॉर्ड कहाँ से मिली है, उसके बाद ही मैं इसको लेने के बारे में सोचूंगा। तो वांग कहता है कि बहुत साल पहले मुझे एक बंदा मिला था जो कि बहुत पावरफुल कल्टीवेटर था, लेकिन वो इंजर्ड था, मैंने उसका ख्याल रखा और उसको अच्छे से रिकवर करने में मदद की, तो उसी ने मुझे ये गिफ्ट दिया था। मैं इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल ही नहीं कर पाया, तो मैं आपको ये देना चाहता हूँ। वांग यहाँ पर कहानियां बना रहा था, बस उसको एक बार यहाँ पर कैसे भी करके सोल रिफाइनिंग सेक्ट में एडमिशन चाहिए था, तो उसी के लिए वो अलग अलग कहानी बना रहा होता है। ये चीज देखकर वो जो टकलू एल्डर था वो यहाँ पर स्वॉर्ड को ले लेता है और वांग से कहता है कि थोड़ा मुश्किल होगा तुम्हारा यहाँ पर सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदर कल्टीवेशन में प्रोग्रेस हासिल करना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर एडमिशन दिलवा सकता हूँ, लेकिन सेट के अंदर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की या कुछ भी प्रॉब्लम आई तो मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए कि मैंने तुम्हें रिश्वत लेकर यहाँ एडमिशन दिलवाया है, वरना फिर मेरे से बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। ये सुनकर वांग खुश हो जाता और उस टकलू एल्डर के साथ वो भी सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद बस वांग यहाँ पर अलग अलग जगह को देखे जा रहा था और वो देखकर यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा जो होता है वो उसको महसूस कर रहा था कि कितने ज्यादा पावरफुल ये स्पिरिचुअल ऑरा है। ये चीज देखकर वो खुश भी हो जाता है कि यहाँ का जो स्पिरिचुअल ऑरा है ना वो ज्यादा पावरफुल है बाहर की दुनिया से, जो मेरे कल्टीवेशन को वापस से रिकवर करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और काफी कमाल का सेक्ट है जो मेरे लिए परफेक्ट है। इसके बाद टकलू एल्डर एक चैंग नाम के मास्टर के पास आता है और उससे कहता है कि मास्टर जरा सुनो तो, ये लड़का ना मुझे बाहर मिला, बड़ा ही टैलेंटेड बंदा है, तो मैं क्या कह रहा था तुम ना इसको अपना डिसाइपल बना लो और अपने आउटर डिसाइपल की तरह इसको सेलेक्ट कर लो। लड़का होशियार है, आगे बहुत मेहनत करेगा तो अच्छा खासा प्रोग्रेस भी कर सकता है। टकलू एल्डर उस मास्टर चैंग को कुछ स्पिरिचुअल पिल भी दे देता है जिसके बदले वो वांग को अपना आउटर डिसाइपल बनाएगा। तो मास्टर चैंग कहता है कि जब तुमने कह ही दिया है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, तुम्हारी बात सर आंखों पे, मैं इस लड़के को अपना आउटर डिसाइपल एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर टकलू मास्टर जो था वो यहाँ पर खुश हो चुका था और वो वहाँ से चला जाता है वांग की जिम्मेदारी मास्टर शेंग को देकर। उसके जाने के बाद मास्टर शेंग जो था वो वांग से कह रहा था कि तुम्हें पता है ये जो टकलू मास्टर है ना बिना पैसे के कोई काम नहीं करता, मुझे पक्का लगता है कि तुमने उसको कुछ न कुछ रिश्वत दी है, तो जरा मुझे बताओगे कि तुमने उसको क्या दिया? तो वांग कहता है कि कुछ ज्यादा खास नहीं, एक मामूली सी फ्लाइंग स्वॉर्ड थी जो मैंने उस मास्टर को दे दी। तो ये सुनकर मास्टर शेंग कहता है कि ठीक है, वो कुछ स्पिरिचुअल स्टोन देता है जो कि अलग अलग केव के अंदर जाने की एंट्री फीस के हिसाब से, लेकिन जितने स्पिरिचुअल स्टोन वांग को मिले थे उसके हिसाब से उसको एक लो लेवल की जहाँ पर स्पिरिचुअल ऑरा होगा वो केव में जाने का मौका मिलता है। तो वांग ये देखकर कहता है कि नहीं, ये तो मेरे काम नहीं आएगा, मुझे ऐसा केव चाहिए जिसके अंदर स्पिरिचुअल ऑरा ज्यादा हो। तो वो मास्टर शेंग से कहता है कि मुझे दूसरे केव चाहिए जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा हो, मुझे जल्द से जल्द अपना ब्रेक थ्रू करना है, तो क्या मुझे इस तरह की केव नहीं मिल सकती? लेकिन ये सुनकर मास्टर शेंग कहता है कि किसी भी कल्टीवेटर को ना ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ध्यान से कल्टीवेशन करोगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे ना तो ही फायदा होगा, वरना तुम जिंदगी में कभी भी नेट से सोल लेवल को भी रीच नहीं कर पाओगे, तो आगे की बात ही छोड़ दो। ये सुनकर वांग यहाँ पर उस मास्टर शेंग से कहता है कि मैंने आपको उस टकलू मास्टर के साथ ना बात करते हुए सुना कि आप किसी तरह के सोल फ्लैग की बात कर रहे थे, मेरे पास आपके लिए कुछ खास चीज है जो आपके सोल फ्लैग को ना और ज्यादा पावरफुल बनाने में मदद कर सकती है। ये देखकर मास्टर शेंग जो था वो बड़ा हैरान रहता है कि इसने हमारी दूर से बात कैसे सुन ली। वो कहता है कि वो जो सोल फ्लैग है ना वो हमारे सोल रिफाइनिंग सेट का बहुत ही खास वेपन माना जाता है, जो कि सिर्फ यहाँ जो सोल रिफाइनिंग सेट है ना उसके इनर डिसाइपल को ही पता होता है, और इनर डिसाइपल इनर गेट के अंदर रहते हैं। वहां पर जाने की मैंने कई बार कोशिश की लेकिन मुझे अंदर एंट्री ही नहीं मिली मेरी कल्टीवेशन की वजह से, और मैं सीक्रेट ही नहीं जान पाया कि किस तरह से पावरफुल सोल फ्लैग को बनाया जा सकता है, और इस आउटर गेट का एक मामूली सा मास्टर बनकर रह गया जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वहां कहता है कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं इनर गेट को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, मुझे भी एक इनर डिसाइपल बनना है ताकि मैं सोल फ्लैग के बारे
बारे में और अच्छे से जान सकूं। तो मास्टर शेंग कहता है कि नहीं, ये इतना इजी काम नहीं है। हर 3 साल के अंदर सेट के अंदर एक कंपटीशन होता है। जो भी आउटर डिसेबल उस कंपटीशन को जीतता है ना, वो ही जाता है इनर गेट के अंदर और वहां जाकर वो इनर डिसेबल बनता है। उसके बाद ही सोल फ्लैग किस तरह से पावरफुल बनाया जा सकता है, उन सब की नॉलेज वहां पर दी जाती है। कंपटीशन पास नहीं करोगे तो तुम हमेशा के लिए सिर्फ एक आउटर डिसेबल ही बनकर रह जाओगे। और हर कंपटीशन में सिर्फ एक ही डिसेबल होता है जो सिलेक्ट होता है इनर डिसेबल बनने के लिए। बाकी सारे लोग रिटर्न चले जाते हैं। तुम्हारे अंदर जिगरा होगा ना तो अगले कंपटीशन के अंदर जाकर पार्टिसिपेट कर लेना। मैं भी तो देखो कि तुम ये काम कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। जिसके इतना कह दे ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।